मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन के बारे में और विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं या नर्व के बारे में जानकारी ले रहे थे लास्ट क्लास में। और आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अपने अध्ययन को सरल सुगम करने के लिए हम लोग तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फर्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। तो यह तंत्र जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्र में यानी सेंटर में होता है और यह तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु के द्वारा, मस्तिष्क हम लोगों का यहाँ और इससे जुड़ा हुआ देखो रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक खोखली नली के समान रचना होती है जिसका ऊपरी सिरा फूला हुआ रहता है इस तरह से, और इसको क्या कहते हैं, ब्रेन या मस्तिष्क, जिसको कि मास्टर ऑर्गन या मास्टर अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसी ब्रेन के द्वारा सारे अंगों के कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। इसके द्वारा हम लोगों की बुद्धि, कल्पना, ज्ञान, तर्क आदि का नियंत्रण आदि का केंद्र होता है, और यह हमें स्पर्श, पीड़ा, दबाव का भी अनुभव कराता है। तो आगे हम लोग देख ले कि मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। तो 1 नंबर यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है तथा बुद्धि, कल्पना, तर्क, ज्ञान आदि का केंद्र होता है। दूसरा क्या है कि यह दुख, पीड़ा, दबाव, तनाव आदि का अनुभव कराता है। और क्या है, शरीर को संतुलित रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। अनैच्छिक अंग जो है हृदय, फेफड़ा, किडनी आदि के कार्यों को भी यह नियंत्रित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक या कार्डियन साइकिल जो है, जो 24 घंटे में शरीर चक्र का नियंत्रण करता है और मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। दृष्टि, श्रवण, स्वाद को भी यह नियंत्रित करता है। तो ये ब्रेन का पोजीशन या स्थिति क्या होता है। तो ब्रेन हम लोगों में कहाँ स्थित होता है, खोपड़ी में, खोपड़ी की हड्डी में, जिसको कि क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। तो खोपड़ी की हड्डी में बने बॉक्स जो है उसके अंदर ये ब्रेन स्थित होता है, जो कि ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। और ब्रेन का वजन मनुष्य का कितना होता है, 1 केजी 350 ग्राम के लगभग आसपास ब्रेन का वजन होता है मनुष्य। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवरण होता है और उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजेस। तो ये आवरण जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है, और मेनिंजेस जो है वो 3 प्रकार की झिल्लियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो मेनिंजेस में 3 झिल्लियाँ कौन कौन सी है, डूरामेटर, आर्केनोइड मेटर और पायामेटर, जिसमें डोरामोटर जो है वो सबसे बाहरी झिल्ली होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है, जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और बाहरी आघातों से बचाता है। बीच वाला जो झिल्ली होता है जिसको आर्केनोइड मेटर कहते हैं, और सबसे अंदर की तरफ पायामीटर झिल्ली होता है, और यह सबसे पतला आवरण होता है और सबसे भीतरी आवरण यह होता है।
तो आर्केनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में दोनों झिल्लियों के बीच वाले जगह में एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। और ये द्रव क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ लेंगे। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये परिवर्तित ऊतक द्रव होता है जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में भरा रहता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यह द्रव भरा रहता है और मस्तिष्क में रक्त सीधे प्रवेश नहीं करता, मस्तिष्क में रक्त नहीं जाता है, बल्कि इसके जगह क्योंकि रक्त में हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मस्तिष्क और रक्त के बीच ब्लड बैरियर रहता है जो मस्तिष्क में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को तो आने देता है लेकिन रक्त को नहीं आने देता। और रक्त में क्योंकि जीवाणु हानिकारक हो सकते हैं जो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ऐसा जीवाणु नहीं पाया जाता। इसलिए जो ब्रेन ब्लड बैरियर होते हैं वो CSF को आसानी से ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जाने देते हैं लेकिन ब्लड को नहीं। तो ये CSF जो ब्रेन और इसमें स्पाइनल कॉर्ड में भरा रहता है उसका काम क्या है? तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को पोषण देता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है और यह सुरक्षात्मक आवरण के बीच में गड्ढे का निर्माण करता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। जो सबसे जटिल स्ट्रक्चर है ब्रेन का, मस्तिष्क का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही जटिल रचना है क्योंकि ये मास्टर ऑर्गन है जो शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है और सभी तंत्रिकाएं या नर्व्स जो है वो ब्रेन से ही जुड़ी हुई रहती है। मस्तिष्क या ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं जिसमें फर्स्ट भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क और दूसरा जो है वो मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग जो है वो पश्च मस्तिष्क के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये देखो ब्रेन का जो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जो है वो ये पोर्शन है और मध्य मस्तिष्क जो है वो ये पोर्शन और नीचे का जो ये पोर्शन है वो पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखना होगा, और यह सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसी रचनाओं के द्वारा ये निर्माण होता है इसका, अग्र मस्तिष्क का। तो बारी बारी से हम लोग इन रचनाओं के बारे में देखेंगे, जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट जो भाग है सेरिब्रम, जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं चित्र में, ये भाग जो है वो फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है। और सेरिब्रम कैसे का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं सबसे विकसित और सामने का भाग होता है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें सेरिब्रल हेमीस्फीयर या अर्धगोलक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा सेरिब्रम में कई रचनाएं होती हैं जैसे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरिब्रम का बाहरी भाग जो न्यूरॉन्स के साइटोन के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसे ग्रे मैटर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका क्षेत्रफल लगभग 2200 वर्ग सेंटीमीटर होता है जो खोपड़ी के अंतः क्षेत्रफल का 3 गुना होता है। और खोपड़ी के क्षेत्रफल से भी ये ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल का होता है, लेकिन इतने छोटे भाग में रखने के लिए कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स जो है वो घुमावदार या ऐंठनदार हो जाता है और जिस कारण वो छोटे जगह में भी अट जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा ऐंठन या घुमाव होता है उसके कॉर्टेक्स में वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है।
तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सल्कस तथा गाइरस। तो कॉर्टेक्स के जो ऐठन उत्पन्न होते हैं उसमें जो खांचा बनता है उसको हम लोग सल्कस और उभरे हुए भाग को गाइरस कहते हैं। दूसरा जो भाग है मेडुला, ये सेरिब्रम का भीतरी भाग है। सेरिब्रम का बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और सेरिब्रम का जो भीतरी भाग है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। तो ये जो है वो तंत्रिका तंतुओं द्वारा गठित होता है, नर्व फाइबर के द्वारा गठित होता है और इसको हम लोग सफ़ेद पदार्थ कहते हैं। कॉर्टेक्स को हम लोग क्या कह रहे थे, ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ, और जो आंतरिक भाग है सेरिब्रम का मेडुला उसको हम लोग सफ़ेद पदार्थ के नाम से जानते हैं। अर्धगोलक से गठित है, ये हम लोग अभी पढ़े, जिसमें जिनको कि बायां और दाहिना अर्धगोलक कहते हैं। और प्रत्येक अर्धगोलक जो है वो पिंडक या लोब्स के द्वारा गठित होता है। और ये लोब्स जो है वो 5 लोब्स इसमें पाए जाते हैं। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और लिम्बिक लोब। तो इस तरह से 5 लोब में ये बटा हुआ रहता है। इसको हम लोग डिटेल में भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये है फ्रंटल लोब, ये पूरा पोर्शन जो है वो फोर ब्रेन का है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिड ब्रेन है, और नीचे वाला जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है वो है हिंड ब्रेन या मस्तिष्क। तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो पूरा पोर्शन क्या है, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, जिसमें ये जो अर्धगोलक, जो 2 अर्धगोलक पे बटा हुआ सेरेब्रम होता है, तो वो 5-5 पिंड या लोब्स में बटा हुआ होता है। जिसमें फर्स्ट जो है फ्रंटल, उसके बाद पेरिएटल, उसके बाद ऑसिपिटल लोब, इसके बाद टेम्पोरल लोब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेम्पोरल, और एक और लोब क्या है, लिम्बिक लोब यहाँ पे होता है। इस तरह से प्रत्येक अर्धपिंडक जो है वो 5 लोब में बटा हुआ रहता है। और ये प्रत्येक पिंडक जो है वो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है कार्पस कैलोसम, वो सेरिब्रम के दोनों अर्धगोलक आपस में नर्व संयोजी तंतुओं के द्वारा जुड़ते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और कॉर्पस स्ट्रेटम क्या होता है, सफ़ेद पदार्थ यानी मेडुला भाग में ग्रे मैटर यानी कॉर्टेक्स का कुछ अंश उपस्थित रहता है, जिस भाग को कॉर्पस स्ट्रेटियम कहते हैं। उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए प्रत्येक पिंडक में कुछ विशेष कार्यकारी स्थान ये होता है कॉर्पस स्ट्रेटम का। तो हम लोग अभी देख लें कि ये सेरिब्रम जो है, जो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, उसका कार्य क्या है। तो फर्स्ट कार्य देखिए, चालन कार्य। ये सभी ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। संवेदी क्रिया को जैसे स्पर्श, दबाव, पीड़ा आदि उद्दीपनों को ये ग्रहण करता है। तीसरा कार्य देखिए इसका, बुद्धि, याददाश्त, विचार, मनःशक्ति, निर्णय आदि का ये प्रमुख केंद्र होता है। 4 नंबर देखिए इसका जो टेम्पोरल पिंडक होता है वो श्रवण का नियंत्रण यानी हियरिंग, सुनने की जो क्रिया है उसको नियंत्रण करता है। इसका जो ओसिपिटल पिंडक है, ओसिपिटल लोब जो है वो दृष्टि का यानी विजन का, देखने को की क्षमता को नियंत्रित करता है। पेरिएटल जो इसका लोब है, पिंडक है, वो स्पर्श, उत्तेजना, पीड़ा आदि संवेदनाओं का नियंत्रण करता है। इसका जो अग्र पिंड है वो लिखावट, वक्तव्य, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं सेरिब्रम का बहुत सारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य। वो अग्र मस्तिष्क में ही एक और रचना डायेंसिफेलोन पाया जाता है, जो सेरिब्रम अर्धगोलकों के पीछे और मध्य मस्तिष्क के अग्र भाग में स्थित रहता है, और सेरिब्रम से यह भाग ढका हुआ रहता है। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं, इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस। जिसमें इपीथैलेमस जो है वो पीनियल बॉडी ग्लैंड से, और हाइपोथैलेमस जो है वो मनुष्य का जो मुख्य
मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, उससे जुड़ा हुआ रहता है हाइपोथैलेमस के साथ। तो इसका कार्य जो है वो देखें हम लोग, तो यह ताप तथा जल का नियंत्रण करता है। दबाव, क्रोध, भय, लज्जा, पीड़ा आदि का भी यह प्रमुख केंद्र होता है। और दूसरा कार्य भूख, प्यास, भोजन ग्रहण, निद्रा आदि का भी नियंत्रण यह करता है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है और रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है और साथ ही जनन संबंधी क्रियाओं को भी ये नियंत्रित करता है। तो अभी हम लोग अग्र मस्तिष्क के बनावट के बारे में सीखे। अब हम लोग देखेंगे मध्य मस्तिष्क, जो कि बहुत ही छोटा, सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बस यही वाला पोर्शन जो है मस्तिष्क का, वो मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क होता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है और ये जो पश्च मस्तिष्क है, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है ये मध्य मस्तिष्क। तो हम लोग देखें, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क होता है, जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, जिसके पृष्ठ भाग को टेक्टम कहते हैं और अग्र भाग को सेरेब्रल पेडुकल कहते हैं। और ये 4 प्रकार की फूली हुई तंत्रिकाओं से या पिंडकों से बना हुआ रहता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी के नाम से इसके चारों तंत्रिकाओं को हम लोग जानते हैं, जिसमें सुपीरियर कॉलिकुली क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी के ऊपरी 2 तंत्रिकाओं को, 4 तंत्रिकाओं से ये बना हुआ रहता है, जिसमें ऊपरी 2 तंत्रिकाओं या पिंडकों को सुपीरियर कॉलिकुली कहते हैं और इसका कार्य दृष्टि का नियंत्रण करना है। और दूसरा जो है इन्फीरियर कॉलिकुली, जो निचला 2 तंत्रिका या पिंडक जो होता है 4 में से जो निचला 2 होता है, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी के निचले 2 तंत्रिकाओं या पिंडकों को इन्फीरियर कॉलिकुली कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, यह श्रवण या हियरिंग को, सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है और शरीर के संतुलन को भी ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग जो है उसको पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहते हैं, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेरिबेलम, 2 भाग जो यहाँ पे है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट भाग जो है ये सेरिबेलम और दूसरा भाग जो है इसका वो है पोन्स। तो इन्हीं दोनों भागों से मिलकर हम लोगों का पश्च मस्तिष्क मनुष्य का बना हुआ होता है। तो अभी हम लोग सेरिबेलम और पोन्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे। तो सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसको भी याद रखना होगा। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है, जो पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच स्थित होता है। यहाँ पे पोन्स है और यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो दोनों के बीच में ये स्थित होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स के बीच में ये सेरिबेलम स्थित होता है। ये सेरिबेलम भी सेरिब्रम की तरह 2 अर्धगोलकों में विभक्त रहता है, जो वर्मिस नामक रचना द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके सतह पर खांचे तथा उभार पाए जाते हैं, तो उभार को सेरिबेलर फोलिया कहते हैं। और इसके बाहरी भाग में ग्रे मैटर और भीतरी भाग में वाइट मैटर पाया जाता है। इसका कार्य देखें, शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, शरीर की विभिन्न गतिविधियों में पेशियों में सामंजस्य स्थापित करना। पोन्स जो है दूसरा भाग जो है पश्च मस्तिष्क का, वो मध्य मस्तिष्क के आधार के नीचे स्थित रहता है और शरीर के सभी भागों की तंत्रिका इसी से होकर गुजरती है। पोन्स का कार्य क्या है, पाचन तंत्र की जो ऑटोनोमिक क्रियाएं को है उनको नियंत्रित करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, भोजन को चबाने तथा निगलने में सहायता करता है, लार, पसीना, गैस्ट्रिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्राव को ये नियंत्रित
तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हम लोग फर्स्ट भाग ब्रेन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग ये जो ब्रेन से जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है उसके बारे में हम लोग दूसरा पार्ट जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसको हम लोग रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का बेलनाकार भाग है जो मेडुला ऑब्लंगाटा के पश्च भाग से लेकर दूसरी कटी कशेरुकी यानी सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट तक कशेरुक नाल के अंदर स्थित रहता है और इसको ही हम लोग रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा से शुरू होके और सेकेंड जो लंबर वर्टिब्रा है वहाँ तक ये विस्तार इसका होता है, यहाँ तक इसका विस्तार होता है। और मस्तिष्क के तरह ही ये भी एक आवरण से ढका हुआ रहता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये आवरण जो है वो तीन झिल्लियों के द्वारा संयुक्त रूप से बना हुआ होता है। तो मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर जैसा होता है और चौड़ाई इसकी 1.25 सेंटीमीटर होती है। इसका ऊपरी सिरा खोपड़ी के फोरामेन मैग्नम, यहाँ जो ऊपरी सिरा है ये खोपड़ी का फोरामेन मैग्नम छिद्र के द्वारा और मेडुला ऑब्लोंगाटा से जुड़ा हुआ रहता है। और निचला सिरा जो है वो शंक्वाकार होकर जिसे कोनस मेडुलरिस कहते हैं, कोनस मेडुलरिस से तंत्रिका रहित तंतुमय रचनाएं निकलती है। यहाँ से ये लास्ट छोर से तंत्रिका रहित रचनाएं निकलती हैं जिसको फिलम टर्मिनल कहते हैं। तो रीढ़ रज्जु एक अटूट या कंटिन्यूअस रचना है जो 31 खंडों युक्त कार्यकारी रचनाओं द्वारा गठित होता है, जिसमें 8 जो है वो सर्विकल, 2 वक्षीय या थोरेसिक, 5 कटी प्रदेशीय या लिम्बर और 5 श्रेणी प्रदेशीय या सैक्रल तथा कोइसिलजल होती हैं। और इसके प्रत्येक 31 खंडों में से प्रत्येक खंड से एक जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स निकलती है। यानी मनुष्य के शरीर में कुल 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं उपस्थित रहती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में इसके बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच एक नाल उपस्थित होता है जिसको कि सेंट्रल कैनाल कहते हैं। यहाँ हम लोग इसके आंतरिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच एक जो कैनाल या नली उपस्थित रहती है जिसको हम लोग केंद्रीय नाल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इसको न्यूरोसील भी कहा जाता है। तो इस नाल की दीवार मोटी होती है जिसमें भीतरी दीवार धूसर पदार्थ तथा बाहरी दीवार जो है वो सफ़ेद पदार्थ की बनी हुई होती है। अभी हम लोग इसके आंतरिक और बाहरी संरचना को देखेंगे तो ये जो है वो सेंट्रल कैनाल है और इसका आंतरिक दीवार जो है वो धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर का बना हुआ रहता है और बाहरी जो दीवार है वो सफ़ेद पदार्थ की बनी हुई होती है। तो न्यूरोसील में CSF यानी सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो इसका अभी हम लोग बाहरी संरचना देखेंगे अगर, तो बाहरी संरचना में धूसर पदार्थ न्यूरोसील को H आकार में घेरे हुई रहती है। ये है न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल। इसको देखें हम लोग, ये H के आकार की रचना जो है वो H आकार की रचना क्या से बनी हुई है? ग्रे मैटर या धूसर पदार्थ के द्वारा। तो धूसर पदार्थ न्यूरोसील को H आकार में घेरे हुए रहती है और शेष भाग जो है वो वाइट पदार्थ यानी सफ़ेद मैटर से भरा हुआ रहता है। तो अंदर के तरफ क्या होता है? ग्रे मैटर और बाहर इसके बाहरी जो पोर्शन है वो वाइट मैटर या सफ़ेद पदार्थ से भरा हुआ रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में अग्र तथा पश्च में खांच उपस्थित रहता है जिन्हें एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये खांच, ये अंदर के तरफ मुड़ के एक खांच बना है जिसको एंटीरियर मीडियन फिशर भी एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं और पश्च मीडियन फिशर कहते हैं। दूसरा तरफ जो खाद बनता है ये स्ट्रक्चर उसको पोस्टीरियर मीडियन
सेप्टम या फिशर कहते हैं। यह खांच रीढ़ रज्जु को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। ये जो सेंट्रल जो मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको करीब करीब 2 बराबर भाग में विभक्त करता है। प्रत्येक भाग के किनारों के धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर से अग्र तथा पश्च 2 हॉर्न निकले रहते हैं, जिन्हें क्रमशः अग्र हॉर्न और पश्च हॉर्न कहते हैं। यहाँ से 2 हॉर्न निकलता है, जिसको अग्र हॉर्न और पश्च हॉर्न, इधर भी एक हॉर्न जैसी रचना होती है जिसको पश्च हॉर्न कहते हैं। तो इन 2 भागों में प्रत्येक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 2 भागों में विभाजित होकर प्रत्येक हॉर्न से जुड़ी रहती है, जिन्हें क्रमशः पृष्ठमूल तथा प्रतिपृष्ठमूल यानी डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें, ये डॉर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट। तो पृष्ठमूल अपने उत्पत्ति स्थल के अग्रभाग में गैंग्लिया बनाती है। तो रीढ़ रज्जु के कार्य हम लोग देखें कौन कौन से काम ये करता है। तो फर्स्ट है, सभी प्रतिवर्ती जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन, हम लोग नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, उनका नियंत्रण जो है वो रीढ़ रज्जु के द्वारा होता है। दूसरा देखें, इससे निकलने वाली एफरेंट या अंतर्वाही तथा एफरेंट या बहिर्वाही तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को में सामंजस्य स्थापित होता है और विभिन्न भागों को यह जोड़ता है। तीसरा, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने तथा प्रतिचार या रिस्पॉन्स को उद्दीप्त अंगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और चौथा कार्य इसका क्या है, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के स्ट्रक्चर को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं या नर्व आती हैं। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से विभिन्न तंत्रिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं, विभिन्न तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली विभिन्न तंत्रिकाएं और रीढ़ रज्जु से भी इस तरह से कई तंत्रिकाएं जो निकलती हैं, उनके द्वारा ही ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल तंत्रिका या क्रेनियल नर्व्स और रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व जो है मनुष्य के मस्तिष्क से जो निकलने वाली नर्व है, और 31 जोड़ी जो है वो स्पाइनल नर्व पाई जाती है, जो हम लोग आगे भी देख चुके हैं। तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती हैं, यहाँ हम लोग देखें, घ्राण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल और एब्ड्यूसेंस और ऑडिटरी, फेसियल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और 11 नंबर क्या है, मेरु सहायक या स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो इस तरह से 12 जोड़ी जो है वो तंत्रिकाएं जो है वो ब्रेन से निकलती है, मस्तिष्क से। और मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स जो है वो मेरु रज्जु के दोनों ओर से निकलती हैं, जो 31 जोड़ी होती हैं, जिनमें 9 जोड़ी गेंद या सेरिकल और 12 जोड़ी वक्षीय या थोरेसिक, 5 जोड़ी लंबर और 5 जोड़ी सेक्रल होती हैं। तो इस तरह से दूसरा जो तंत्र है परिधीय तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। और तीसरा जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS। तो इस तंत्र के अंतर्गत वे तंत्रिकाएं आती है जो अनैच्छिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक अंग और अनैच्छिक अंग को हम लोग आगे देखेंगे डिटेल्स में। तो इस तंत्र का संबंध हृदय, फेफड़े, आमाशय, वृक्क आदि अंगों से होता है। नैच्छिक अंग की क्रियाएं हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के स्वयं की मर्जी से नहीं, बल्कि खुद ब खुद वो अपने आप कार्य करता है कंटिन्यू। तो
इसका अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होता है। इस तंत्र की तंत्रिकाएं 24 घंटे क्रियाशील होती है और इसका निर्माण 2 भागों से मिलकर होता है। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्व्स यानी अनुकंपी तंत्र, और दूसरा है सिंपैथेटिक या तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो ये सिंपैथेटिक तंत्र जो है वो सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा इसका निर्माण होता है, और पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो ये दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत क्रियाविधि करती हैं, और ये दोनों तंत्र साथ साथ किसी अंग की क्रियाविधि को नियंत्रित करती हैं। दोनों एक साथ ही काम करेंगी तभी जाके कोई तंत्र की क्रियाविधि का कंट्रोल या नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार हम लोगों का नर्वस सिस्टम का प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानकारी लेंगे।